दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है परीक्षा, पर परीक्षा ही तो है। लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। ये भी गुजर जाएगी, वो भी गुजर जाएगी। आज हम सामाजिक के 16 मार्च को होने वाले 10th क्लास के पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। ये कोई फर्जी पेपर नहीं है। आजकल यूट्यूब पे डाले जा रहे ये पेपर लीक होने वाले के यहाँ बुलडोजर फिरते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रहे, जो टीचर मेहनत करता है उसी की वीडियो देखिए। आज का पहला प्रश्न है, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अपने को नहीं हुआ, देश की बात हो रही है। इंसानों को सर्दी जुकाम तो आसानी से होता है, किसी की सफलता देख के सर्दी जुकाम होता है लोगों को। ये टिप्पणी किसने की? वापिस सुनिए, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये टिप्पणी किसने की? मेटरनिख ने। ये मेटर बहुत बड़ा है साहब, इसका आंसर है मेटरनिक। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? जुसेप्पे मैस्सिनी ने। फिर से सुन लीजिए, यंग इटली की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यंग इटली की स्थापना जुसेप्पी मैस्सिनी ने 1831 में की। अगर सन पूछे, समय पूछे तो 1831 लिखना है, नाम पूछे तो जुसेप्पे मैस्सिनी लिखना है। तीसरा प्रश्न, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 में। तो पीछे से देखो, 5 का पहाड़ा चालू हो रहा, तीनों 5 तारीख 15 और इसके 3 छंग 18, या 3 के पहाड़े से बोलो तो 1815, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, 15 पीछे, उसके जस्ट बाद में 3 जोड़ दो 18। तो ये याद रखने का तरीका है साहब, ऐसे ही याद रख सकते। वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? 1804 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? 1804 में। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, एक नारी के बारे में है, मारियोन कौन थी? मारियान कौन थी? मारियान एक नारी रूपक थी, नारी का प्रतीक था। अगला प्रश्न, निरंकुशवाद का अर्थ लिखिए। जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। आजकल बच्चों पर टीचर का अंकुश नहीं है, टीचर पर बच्चों का अंकुश नहीं है, इसका मतलब सब निरंकुश हो रहे। इसका अर्थ भी यही है। मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि बाकी सब केवल आंसर बताते हैं। अगर डिटेल में समझेंगे ना, छोटे प्रश्नों के आंसर बड़े प्रश्नों में सेट हो जाएंगे। तो निरंकुशवाद का अर्थ बताइए। जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, ऐसी स्थिति को निरंकुशवाद कहा जाता है। फिर से सुनो साहब, जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं हो। आजकल बच्चों पर माँ बाप का अंकुश नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये निरंकुशवाद का दौर चल रहा है। अगला प्रश्न, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह यानी जनता का संग्रह। प्रत्यक्ष मतदान, सबको कह देते भाई आप किसके पक्ष में हो, इस प्रस्ताव के पक्ष में हो या नहीं हो। अब इसका आंसर सुनिए, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से लोगों द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर देना जनमत संग्रह कहलाता है। एक बार फिर से सुन लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से लोगों द्वारा किसी प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर लेना या अस्वीकार कर देना जनमत संग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न भी परिभाषा का ही है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद का नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है और कानून के लिए सब बराबर है। हर व्यक्ति को आजादी है साहब, और कानून के सामने सब समान है। चाहे वो नेता का बेटा हो, अभिनेता का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब समान है। इसे कहते हैं उदारवाद। अगला प्रश्न 9वां, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसको ध्यान रखिए, सर्दी में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, इसी शब्द को 19 को 2 बार बोल लो, 19 तो ये प्रश्न 2 आंसर है और प्रश्न 1 है। देखिए फिर, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। और आपको मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। तो देखिए प्रश्न अलग अलग है लेकिन दोनों के आंसर सेम है। अगला प्रश्न 10वां, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन साल का पहला महीना होता जनवरी, और सन है 1921। असहयोग आंदोलन यानी किसी का सहयोग नहीं करना। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया या भारत कब पहुंचा? ये अंग्रेजों का बहुत बेकार कमीशन था। ये भारत में पहुंचा साहब आजादी के 19 सालों पहले, 1928 में आजाद हुए थे हम 1947 में। 19 से उसमें से 19 माइनस कर दीजिए, 1928 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। आज का अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ साहब
5 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न भी महात्मा गांधी के ऊपर ही है। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? महात्मा गांधी की नमक यात्रा साबरमती के आश्रम से शुरू हुई है, साबरमती से शुरू हुई है। अगला प्रश्न 14वां, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? आजकल के बच्चे गुरु को गुरु नहीं मानते, गूगल को गुरु मानते, लेकिन गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, बीच में कृष्ण का ओरिजिनल नाम आ गया और उनका सरनेम था गोखले, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में डाल देना, न तो कोई मुकदमा चला जाता, बेटे को पकड़ा जेल में अंदर फिट। तो इसको सुनिए, किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल देना या बंद कर देना, इस कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के 2 प्रसिद्ध नेताओं के नाम लिखो। इन दोनों नेताओं के नाम की एक खासियत है, दोनों के पीछे अली आएगा। तो पहला है मोहम्मद अली, दूसरा है शौकत अली। फिर से सुनो, खिलाफत आंदोलन के 2 प्रसिद्ध नेताओं के नाम, पहला है मोहम्मद अली, दूसरा है शौकत अली। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी देखो अहिंसावादी थे, लेकिन चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना हो गई ना, तो उनका मन पसीज गया, उनको बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कह दिया ये असहयोग आंदोलन हम बंद कर रहे हैं। ये घटना हुई थी 1922 में। चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के कारण 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी जब देश का शासन 2 शक्तियों द्वारा चलाया जाता है तो इसे द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। फिर से सुनो, राजनीति विज्ञान का प्रश्न है साहब। द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध यानी 2, शासन यानी शासन, जैसे एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक मोदी जी की सरकार, एक भजनलाल की सरकार, तो द्वैध शासन होगी ना। जब देश का शासन 2 शक्तियों के द्वारा चलाया जाता है तो इसे द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिकेटिंग से क्या अभिप्राय है? पिकेटिंग का मतलब होता है